हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे हम लोग नवोदय विद्यालय के पीजीटी के बारे में देखने वाले हैं। और ये नवोदय विद्यालय पीजीटी का जो पेपर है ये आपका जो है 15 दिसंबर को आई थिंक ये आयोजित हुआ था। और आंसर की इसकी देखिए आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की से देखेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे क्वेश्चंस को। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हम लोग बात करने वाले हैं कि किस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक, तो जो आप लोगों का एनसीईआरटी का लाइव क्लास आपकी चलती है, ये देखिए आज सस्पेंड रहेगी और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। तो आज चूँकि इसी का पेपर यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसी को यहाँ पे और किसी भी प्रश्न में आपको लगे कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आप किसी अन्य जो मार्केट किताबें हैं उसको देखने से पहले आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी उठाइएगा। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए कुल इसमें 80 प्रश्न हैं और ये सब्जेक्ट वाले पूरे पेपर हैं और ये प्रवक्ता का पेपर है। अभी देखिए इसमें टीजीटी का पेपर हमने आपको नहीं सॉल्व कराया है, जो टीजीटी है वो भी सॉल्व करा देंगे। अब यहाँ पे पीजीटी का आप देखिए और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पे हम लोग ये पूरा ज्योग्राफी वाला जो हिंदी वाला पेपर है यही हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा कि आपको मैक्सिमम प्रश्न कहाँ से एनसीईआरटी में किस जगह से पूछे गए हैं। ठीक, तो इसलिए जो आगे आपकी रणनीति होगी केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो केंद्रीय विद्यालय के लिए आपको अलग से मार्केट की किताबों को पढ़ने के बजाय आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी जैसे आपका टीजीटी है, पीजीटी है, केबीएस के लिए सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और आप ये 6 से लेकर 12 तक की जो टोटल एनसीईआरटी उसको पढ़ डालिए और इसमें एक एक पॉइंट को फोकस करिएगा, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा। एक पूछा है डेयरी फार्मिंग और उसमें आप देखिएगा प्रश्न में विकल्प इन्होंने कैसे बनाया। खनन के बारे में पूछा है कि खनन के आर्थिक कारक कौन से हैं। तो इस तरह के कई प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो आपके बैचेज चल रहे हैं, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो ये भी मैं बता दूंगा कि जो पीजीटी में हम लोगों ने आपको कंप्लीट कराया वहाँ से कितने प्रश्न आपसे मिल जाएंगे। ठीक, तो पीजीटी, टीजीटी, नेट जेआरएफ और हायर के लिए आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप करिएगा तो वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और देखिए यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि एक ही वीडियो में पूरे 80 प्रश्न सॉल्व कर लें। तो दिया है कि निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया। तो मानव भूगोल की परिभाषा आप समझिएगा और ये भी आपका एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। किसने कहा? सैंपल ने, रेडजेल ने, ब्लांस ने, टेलर ने। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव इनके बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उसका अध्ययन जो है एलन सैंपल ने किया था। और निम्नलिखित स्थलाकृतियों में कौन सी स्वभाव में सांस्कृतिक है? कौन सी सांस्कृतिक है? प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु या भू आकृतियाँ या अधिवास। अब देखिए हमने आपको एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा रहा था शुरुआत में चैप्टर नंबर 7 जो आपका चल रहा है, तो उसमें हमने ये बताया था कल्चरल लैंडस्केप। ठीक, कल्चरल लैंडस्केप जो ये कॉन्सेप्ट दिया था ये कार्ल सावर महोदय ने दिया था। और जो कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक दृश्यभूमि आप कह सकते हैं या सांस्कृतिक कारक कह सकते हैं, तो ये मानव के द्वारा जो निर्मित हैं, जैसे सड़क हो गया, अधिवास हो गए, मकान हो गया। ठीक, ये सभी क्या हैं? ये आपके सांस्कृतिक में आएंगे। तो स्वभाव से सांस्कृतिक कौन है? अधिवास। ये आपका क्या? भू आकृतियाँ प्राकृतिक, जीव जंतु भी प्राकृतिक और ये वनस्पतियाँ भी प्राकृतिक। तो राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। आगे दिया मानव भूगोल के निम्न उपागमों में से 1970 के दशक के दौरान कौन कौन से उपागम का उद्भव हुआ था। तो 1970 के दशक के दौरान जो उपागम हम देखने को मिला था, ये देखिए इसमें अन्वेषण, वर्णन है, मानववाद है, क्षेत्रीय विवेचन, स्थानिक संगठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानववादी जो भूगोल है या टुआन वाला जो था। ठीक, तो ये आपका 70 के दशक के आसपास है। उसके बाद जो मात्रात्मक क्रांति भी इसी के आसपास की है। और उसके बाद आपका दिया है कि कौन सा सामाजिक भूगोल से संबंधित है। देखिएगा आपने जो ये आपका विषय क्षेत्र है भौतिक भूगोल का, ठीक, या भूगोल के विषय क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा कि भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। ठीक, तो उसमें आपने समाज शास्त्र या सामाजिक
विषय से सामाजिक भूगोल पढ़ा होगा, सांस्कृतिक भूगोल पढ़ा होगा। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है, दिया है संसाधन है, पर्यटन है, अवकाश भूगोल है, या फिर निर्वाचन भूगोल है। निर्वाचन भूगोल किससे संबंधित है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हो गया। पर्यटन भूगोल आपका ये सामाजिक भूगोल से होगा नहीं। संसाधन आपका आर्थिक वाले से हो गया, लेकिन यहाँ पे सामाजिक भूगोल से आपका अवकाश जो भूगोल है ये आपका जो है सामाजिक भूगोल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर पे दिया है कि जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? ये देखिए, आप एनसीईआरटी में देखेंगे जो प्राइमरी एक्टिविटी उसमें भी आपका जीवन निर्वाह कृषि और जीवन निर्वाह के बारे में दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? भू-आकृति है, जलवायु है, मृदाएँ हैं, या जल की उपलब्धता है। तो जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जल की उपलब्धता। ठीक है, तो अभी क्योंकि इतना ज़्यादा तकनीकी सुविधाएं विकसित हो गई हैं कि केवल आपके पास जल रहे तो मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स आपने सुना होगा, हाइड्रोपोनिक्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता होती नहीं है, जल में कृषि की जाती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका जल की उपलब्धता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन क्या है? जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका परसेंटेज में डिवाइड दिखाया जाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में किस में? आपका जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे कहते हैं कि 7% की ग्रोथ रेट रही है। ठीक, इस तरह का दिखाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ये आपका दिया है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो पहली अवस्था थी। अब देखिए, आप कमेंट में बताएंगे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है और कब दिया था। ठीक, और अलग अलग जैसे थॉमसन और, चलिए हम बता ही दे रहे हैं, थॉमसन और नोटेस्टीन है। तो आप बताएंगे कि नोटेस्टीन और थॉमसन ने जो सिद्धांत दिया था ये किस संबंध में और कब दिया था, सबसे पहले किसने दिया था। तो पहले सिद्धांत में, यानी पहली जो अवस्था है उसमें क्या होता है? पहली अवस्था में जो है ये आपका प्रजननशीलता उच्च रहती है, यानी डेथ रेट भी हाई रहता है और बर्थ रेट भी हाई रहता है। ठीक, तो उच्च प्रजननशीलता। और उसके बाद देखिए प्रवास के लिए निम्नलिखित में कौन सा, अभी देखिए सब डिफाइन करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। तो कोशिश ये है कि इसी वीडियो में पूरे 80 प्रश्न देख लिए जाएं। प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपकर्ष कारक है? ठीक है, अपकर्ष और यानी कि बेहतर जीवन यापन की दशाएं, बेरोजगारी, महामारी या कठोर जलवायु। तो अपकर्ष कारक कौन से हैं जलवायु प्रवास के लिए? तो ये आपका बेहतर जीवन यापन की दशाएं यदि ऐसी रहेंगी तो ये जो है प्रवास को प्रोत्साहित उतना नहीं करेंगी। और यदि मान लीजिए एक जगह जीवन यापन की कम दशाएं विद्यमान है, एक जगह बहुत अच्छी है, तो जहाँ अच्छी होगी लोग क्या करेंगे? वहाँ जाएंगे। यदि आपके अपने जगह पे ये चीज़ें मिल जाएंगी तो आप वहाँ से त्यागेंगे नहीं अपना प्लेस। मानव इतिहास में सबसे प्रारंभिक गतिविधि कौन हुई थी? तो सबसे पहली गतिविधि क्या थी? कृषि किया गया था? नहीं। खनन किया गया था? नहीं। चलवासी पशुचारण तो बाद में आया। पहले मनुष्य क्या करता था? आखेट करता था। ठीक, तो आखेट के द्वारा ही वो आपका ना जीवन यापन करता था। ये देखिए हमने आपका पीजीटी में भी कराया है ये चीज़ें, और ये प्रवास का भी आपका जनसंख्या में कराया है, ये भी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत भी कराया है। ये तो आपका आसान है, ये भी कराया गया है, आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि ये भी आपका हुआ है। तो टोटल यहाँ पे जो लगभग देखिए अब तक हम लोगों ने कितने साल किए, 9 प्रश्नों को देखें, इसमें से 5 से 6 प्रश्न तो आपको आपके जो पीजीटी बैच है उसी में कराया गया। निम्न में से किसमें लोग भोजन, पहनावा, शरण के लिए पशुओं पर निर्भर रहते थे? तो कृषि के बारे में दिया, आदिम निर्वाह कृषि में या व्यापारिक पशुधन पालन में या चलवासी में या फिर मिश्रित कृषि में। तो किस प्रकार की कृषि में लोग भोजन और पहनावे के लिए या शरण के लिए पशुओं पर निर्भर करते थे? तो सोचिए यहाँ पे कि भोजन, पहनावा, शरण जो है कहाँ पे मिलेगा?
जैसे भेड़ बकरियां लोग चराने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं भेड़ों के बाल से जो कंबल बनता है तो उसका उपयोग करते हैं। तो यानी कि जो चलवासी पशुचारण होते हैं उसमें जो है भोजन, पहनावा और शरण के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थानांतरित कृषि को लदान कहा जाता है? देखिए ये भी आपका एनसीईआरटी से और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कनाडा, आपका काम ये है कि यहाँ पे स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया आपका ये लदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का 4। 12 में देखिए यही मैं बात कर रहा था, डेयरी कृषि किसके लिए कहा जाता है। अब डेयरी आपने हर जगह क्या पढ़ा होगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फसल और पशुपालन दोनों समान महत्व किस में दिया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग में दिया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग में ये आपका दोनों को महत्व दिया जाता है, यानी एक साथ दोनों को किया जाता है। इसमें दिया है कि बहुत उन्नत और दक्षिण प्रकार की खेती होती है, बहुत ही विशिष्टीकृत व्यापारिक खेती होती है, यूरोपीय लोगों द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए है तो यहाँ पे होना चाहिए, जैसे जो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यूरोपीय लोगों द्वारा चालू किया गया था। पश्चिमी यूरोप में पहली बार इस तरह की फार्मिंग की बात कही गई थी। ठीक है, डेयरी एग्रीकल्चर की। लेकिन अब देखिए ऑफिशियल आंसर की में आपका क्या दे रहा है, बहुत ही उन्नत और दक्षिण प्रकार की खेती। अभी एनसीईआरटी एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये एनसीईआरटी खोली गई है और ये आपका है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की एनसीईआरटी है। ये चैप्टर नंबर 3 है, प्राइमरी एग्रीकल्चर। इसमें देखिए डेयरी के बारे में दिया गया है। ठीक है, डेयरी एग्रीकल्चर यहाँ से आपका यहाँ से शुरू है और मिश्रित कृषि भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं। डेयरी में आपका देखिए सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार का, अब देखिए इसमें दिया है कि दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि डेयरी फार्मिंग किसके लिए कहा डेयरी कृषि किसके लिए कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने ये प्रश्न तो गलत बनाए हैं, उनको यहाँ पे ये बनाना चाहिए था कि डेयरी कृषि का संबंध किससे है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि दुधारू पशुओं को छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो प्रश्न में आपका दिया है उसमें कि बहुत ही उन्नत व दक्षिण प्रकार की खेती। ठीक, यहाँ पे उन्नत और दक्ष प्रकार किसके लिए हैं, दुधारू पशुओं के, या डेयरी व्यवसाय जो है ये दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्षिण का एक प्रकार है। तो ये डेयरी व्यवसाय के अंतर्गत बोला गया है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ये इन्होंने अंतर किया, फिर भी यदि आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तब आप यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा देखिए उन्नत एवं दक्ष प्रकार आपका डायरेक्ट यहीं से मिल गया चैप्टर से। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका डेयरी फार्मिंग में दिया है कि जो वाणिज्यिक स्तर पे डेयरी है, यहाँ पे देखिए इसी के अंतर्गत है ये पश्चिमी यूरोप। लेकिन अब यहाँ पे यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया, ये कहीं स्पष्ट लिखा नहीं गया है। ठीक, लेकिन यदि आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो ये फोर्थ वाले ऑप्शन पे आप लगा सकते हैं। यदि ये वाला ऑप्शन नहीं होता कि उन्नत और दक्ष प्रकार की खेती के लिए जो है ये डेयरी व्यवसाय है। अब किस प्रकार की खेती किससे संबंधित है, तो वो आपका दुधारू पशुओं से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसी में अभी आपके पेपर में ही आगे मिलेगा कि यहाँ पे देखिए सामूहिक कृषि क्या होती है, सहकारी कृषि क्या होती है। देखिए ये सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं। कोल खहोज, तो ये आपका रसिया में कही जाती है सामूहिक कृषि को, ध्यान रखिएगा। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए खनन को आगे दिया गया है। यही सेम प्रश्न खनन में पूछा गया है कि खनन जो है इसके आर्थिक कारक कौन से हैं। तो देखिए विद्यमान तकनीकी ज्ञान जो है आर्थिक कारक में है, जबकि निक्षेपों का आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था क्या है, ये आपका जो है भौतिक कारकों के अंतर्गत है। चलिए हम लोग आते हैं पेपर पे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे थे। 12 में देखिए डेयरी कृषि किसके लिए कहा जाता है, तो ये देखिए किसके लिए कहा जाता है, तो दुग्ध व्यवसाय के लिए आप यहाँ पे विकल्प में ये हो सकता है। लेकिन फिर भी जो आपका दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना, क्योंकि वहाँ पे आप ये नहीं कहने जाएंगे भैया ये प्रश्न आपने गलत किया था, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है कि चीज़ों के बारे में सही उन्होंने लिखा हो, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन गलत किया हो। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही उन्नत एवं दक्ष प्रकार की खेती के अंतर्गत जो डेयरी व्यवसाय आता है, यदि ये विकल्प ना होता तब ये वाला आपका सही हो जाता।
अगला देखिए 13 नंबर पे कौन सा खनन, देखिए यही प्रश्न आ गया ना सेम, मानव भूगोल से ही अभी प्रश्न आपके मिल रहे हैं डायरेक्ट। खनन के लिए आर्थिक कारक क्या है, निक्षेप का आकार आपने देखा था, और श्रेणी और उत्पत्ति की अवस्था, ये कैसे कारक है, ये भौतिक कारक हैं। कैसे कारक हैं, भौतिक कारक हैं। जबकि तकनीकी उपलब्धता क्या है, ये आपका आर्थिक कारक है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय में जो पूछा गया प्रश्न है वो एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, और इसीलिए मैं आपका एनसीईआरटी पे यहाँ पे देखिए आप लोगों की क्लासेज जो चल रही हैं वो इसीलिए ये फ्री क्लासेज यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। और पूरी एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे आगे। अभी जितना मैं कराया हूँ उसमें से भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे ये मिल रहा है। निम्नलिखित उद्योगों में से किसको आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, किस उद्योग को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पे आपका देखिए जो दिया गया है कि घरेलू आधारित, कृषि आधारित, खनिज आधारित या फिर पशु आधारित। तो आकार के आधार पे आपका कौन सा उद्योग वर्गीकृत किया गया है, तो ये आपका घरेलू आधारित है, ये उद्योग वाले चैप्टर में है। कौन सा आधात्विक उद्योग है, अधात्विक, जिसमें धातु नहीं। इस्पात में धातु होता है, तांबा, एल्युमिनियम ये है, लेकिन सीमेंट में आपका क्या है, पत्थरों का उपयोग होता है। ठीक है, उसी से आपका बनता है सीमेंट। तो ये आपका राइट आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा। आगे देखिए हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो हथकरघा उद्योग की जो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, दिया है कि पूंजी की जो उच्च लागत है, या सामान्य श्रम की आवश्यकता हो, या शक्तिजनित श्रम, या सघन श्रम। ठीक, तो जो हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषता ये है कि पूंजी की उच्च लागत इसमें ज़रूरत नहीं होती है, सामान्य श्रम इसमें नहीं चाहिए बल्कि श्रम ज़्यादा चाहिए। ठीक, शक्तिजनित है नहीं बल्कि सघन श्रम आवश्यक इसको होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया है कि कौन सा सही मिलान किया गया है। तुला जो है क्रोन क्रिगोराग रॉग डेनमार्क दिया है, तो ये आपका रसिया वाला जो पार्ट होता है यूएसएसआर में आएगा, यूक्रेन आप कह सकते हैं इसको। शेफील्ड जो है ये दिया है यूनाइटेड किंगडम, ये आपका सही मिलान दिया है। एसन फ्रांस ये भी नहीं है, तो ये आपका शेफील्ड यूके। ठीक है, आगे देखिए उद्योगों को, ये मैं कराया हूँ आप देखिएगा उसमें, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मैं जो सॉल्व करा रहा था प्रीवियस ईयर में, तो उसमें भी आपको इसको मिल जाएगा। उद्योगों को स्थापित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कराया आपको। बाजार की तक अभिगम्यता हो, कच्चे माल का तक अभिगम्यता हो, श्रम आपूर्ति हो, उत्पादन लागत की कमी हो। तो यहाँ पे दिया गया है कि उद्योग को यदि आपको लगाना है कहीं पे, तो कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बाजार की तक अभिगम्यता ये भी सही है, कच्चे माल ये भी ज़रूरत है, श्रम आपूर्ति तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी हो, ये भी सही है। लेकिन अभी यदि आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि उद्योग स्थापित करने के लिए वो स्थान जहाँ पे आपको उत्पादन लागत कम लगेगा, तो आप क्या करेंगे, इंडस्ट्री आप यहाँ स्थापित करेंगे। तो उत्पादन लागत में ही आपका क्या है, पूरा कच्चा माल, श्रम आपूर्ति ये सभी शामिल हो जाता है। जैसे आप उत्पादन किए फिर आप बाज़ार ले जाएंगे, तब यहाँ पे बाज़ार अभिगम्यता की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ये उत्पादन लागत के अंतर्गत ही शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे दिया उत्पादन लागत की यदि कमी आएगी तो उद्योग जो है वहीं स्थापित किया जाएगा जहाँ पे ये सिचुएशन होगा। अगला है निम्नलिखित में से स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं कौन सी हैं। तो स्वच्छंद उद्योग यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वाले उद्योग होते हैं, ठीक, तो ये क्या कहे जाते हैं, ये स्वच्छंद उद्योग होते हैं, इन्हें फूटलूज उद्योग आप कह सकते हैं। तो प्रश्न देखिए विकल्प में, इन्हें निश्चित स्थानों पर ही स्थापित किया जा सकता है, ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर होते हैं, ये बड़ी श्रम शक्ति वाले होते हैं, इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। ठीक, तो स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है ये कम होती है, यानी प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में। अब लैपटॉप या मान लीजिए आप जो चिप वगैरह होता है ये इतनी ज़्यादा मात्रा में तो उत्पादित कर नहीं सकते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग की विशेषता यही है कि उत्पादन जो है कम मात्रा में इसमें होता है। और निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट है, चीनी है, लाख है, रबर है। ठीक, तो खनिजों पे आधारित देखिए चीनी आपका गन्ने से बन जाएगा, लाख जो है ये आपका जो
कीट उट होते हैं लाख वाले, उससे बनता है। रबर आप जानते हैं कि ये पेड़ पौधों से जो रबर वाले पौधे होते हैं इनसे जो दूध निकलते हैं, यानी उससे इसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सीमेंट जो है ये खनिज आधारित हो जाएगा। और 21 में देखिए कौन सी तृतीयक गतिविधि है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये सभी हमने आपको कराया भी है। तो तृतीयक गतिविधि में क्या आता है? कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, व्यापार। ठीक, तो तृतीयक गतिविधि में आपका व्यापार आ जाएगा। और इसमें देखिए अकेली सबसे बड़ी कौन सी तृतीयक गतिविधि है? तो इसमें सबसे बड़ा जो टर्शियरी जो है एक्टिविटी है वो कौन सी है? तो इसमें व्यापार, परिवहन, विनिर्माण ये सभी क्या है? ये तीनों जो है आपकी तृतीयक में आता है। पर्यटन भी आता है तृतीयक में। तो जबकि पर्यटन क्या है? ये अकेले सबसे बड़ा एक इसका अलग सेक्टर ही हो जाता है। ठीक है, एक्टिविटी का। तो पर्यटन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्राइमरी जो एक्टिविटी है या प्राइमरी क्रियाकलाप जो है, प्राथमिक क्रियाकलाप में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमने कराया, कई बार आप लोगों को कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी एक्टिविटी में जो लगे हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। और आप ये कमेंट में बताएंगे श्वेत कॉलर किस में है, धूसर और स्वर्ण कॉलर किस में है। ठीक, किस प्रकार की एक्टिविटी में ये आते हैं। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बने सड़कों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, राज्य सड़कें, जिला सड़कें, सीमांत सड़कें। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सड़कें बनती हैं उन्हें बनाता कौन है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सीमा सड़क संगठन जो है। तो ये क्या बोला जाएगा इन्हें? सीमांत सड़कें, क्योंकि जो सड़कें हैं इनका एरिया होता है, सीमा और सीमांत में डिफरेंस होता है। ठीक, जैसे एक लाइन खींच दी गई, ये दोनों देश हैं, ये इसका क्या आ जाएगा? लाइन, सीमा हो जाएगी। लेकिन जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें या भारत और चीन की बात करें तो यहाँ पे एक जोन होता है जो बफर आप कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपका बाउंड्री बनाई गई है तो ये क्या, इनके बीच जगह होती है, तो ये आपके सीमांत होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका सीमांत सड़कें इन्हें कहेंगे। और उसके बाद विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में पाया जाता है? यूरोप में है या उत्तरी अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में? अब देखिए नई NCERT जो है उसमें देखेंगे आप तो स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, विश्व परिवहन जब मैं पढ़ा रहा था आपको उसमें देखिएगा, विश्व परिवहन वाले में उसमें मिल जाएगा आपको सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में। किस देश में रेल का सर्वाधिक घनत्व? ये भी देखिए NCERT में ही है। ठीक, जापान, USA, बेल्जियम या यूनाइटेड किंगडम? तो सर्वाधिक रेल घनत्व जो है ये आपका बेल्जियम में है। ये आपका जो ऑफिशियल है उससे हम लोग बात कर रहे हैं। जो पुरानी NCERT कहीं कहीं आपको USA मिल जाएगा। पार महाद्वीपीय जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है या ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, इसमें कौन लंबा है? पार कनेडियन है या ऑस्ट्रेलियन? पार महाद्वीपीय है या पार साइबेरियन है या संघ प्रशांत? तो ये आप आसानी से जान रहे हैं कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, रेल मार्ग है, उसमें आपका पैसिफिक कनेडियन भी आता है और ये भी आता है, ये भी सभी आते हैं। लेकिन इसमें सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन है, पार साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है पश्चिम की ओर इसमें क्या स्थित है? ठीक, यानी ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो पश्चिम में क्या है? ये देखिए ये चीटा, मास्को, ये सभी क्या स्टेशन है इसके। और इसके लिए आपको देखना क्या पड़ेगा? NCERT में देखिए हमने लेक्चर 3 लेक्चर उसमें कराए हैं। विश्व परिवहन, ये सभी जितने प्रश्न ये पूछे गए हैं वो सभी उसमें आपको मिल जाएंगे विश्व परिवहन में। ठीक, उसमें फिगर सहित हमने एक्सप्लेन भी किया है। तो आप बैक जाके लाइव वाला जो लेक्चर है उसमें या फिर आप सर्च कर लीजिएगा चैनल पे जाके विश्व परिवहन NCERT का। ठीक है, वो मिल जाएगा। या जो NCERT की लाइव क्लास चल रही है और ये आप सर्च करेंगे किस पे? टेलीग्राम पे। ठीक, NCERT लाइव, तो टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, वो आपका पब्लिक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें विश्व परिवहन को हमने एक्सप्लेन किया है, ये चारों प्रश्न उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया पार साइबेरियन रेल मार्ग में पश्चिम की ओर क्या स्थित है? तो पश्चिम की ओर आपका यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है।
अगला है पार कनेडियन का पूर्वी जो सिरा है कौन सा स्टेशन है, ध्यान रखिएगा इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पार कनेडियन में जो पूर्वी सिरा है उस पर कौन सा, जिसमें पूछा पश्चिमी सिरा यानी ये वाला पूछा है सेंट पीटर्सबर्ग, ये व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग होता है। ठीक, ये पार कनेडियन के पूर्वी सिरे पर कौन सा है, तो पूर्वी सिरे पर आपका यहाँ पे वैंकूवर, विनिपेग, हैलिफैक्स, क्यूबेक, हैलिफैक्स है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा स्वेज नहर की लंबाई दर्शाता है, तो स्वेज नहर की लंबाई जो है लगभग कितना किलोमीटर है, ये आपका 160 किलोमीटर के आसपास है स्वेज कैनाल की लंबाई। ठीक है, ये सारा प्रश्न कहाँ मिल जाएगा, फिर मैं बता रहा हूँ आपको किसमें, एनसीईआरटी में। तो इसलिए जितने अब तक देखिए 30 प्रश्न हुए हैं सारे के सारे प्रश्न उसमें मिलेंगे एनसीईआरटी में। तो इसलिए आपको नवोदय और केवीएस के लिए एनसीईआरटी के अलावा अब बहुत ज़्यादा मार्केट की किताबों पे मत जाइएगा कि आपको वहाँ से जो चीज़ें पूछा गया वो मिल जाएगा, बल्कि डायरेक्ट एनसीईआरटी को देखिए। आंतरिक जलमार्गों का विकास निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है, नव्यता की चौड़ाई और गहराई जो नहर है, या जल प्रवाह में स्वतंत्रता रहे, या परिवहन तकनीकी अच्छी रहे, या नदी मार्ग में जलप्रपात हो। तो ये देखिए नव्यता की चौड़ाई गहराई ये भी इम्पोर्टेंस रखती है जलमार्ग के लिए। जल प्रवाह में सततता हो तभी जो है जलमार्ग विकसित हो पाएगा, परिवहन तकनीकी विकसित हो तब भी जो है आंतरिक जलमार्ग विकसित होंगे। आंतरिक जलमार्ग मतलब जो नदियों के बीच जलमार्ग होते हैं, ठीक, ये नहरों में जो जलमार्ग हों तो ये आंतरिक जलमार्ग में आएंगे। तो नदी जलमार्ग में अगर मान लीजिए जलप्रपात है तब ये जलमार्गों का विकास इस पर आधारित नहीं होगा। तो राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। अगला है कि कौन सा विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग अकेले एक देश में पाया जाता है। ये देखिए ये भी आपका विश्व परिवहन में ही है। तो 60% से अधिक भाग जो अकेले है वो आपका यूएसए वहन करता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया है कि जो जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट GATT, इसका दिया है कि गठन जो है निम्न में से किस वर्षों में कब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए GATT जो गैट है इसका गठन जो है कब हुआ था, तो इसका जो ITO था, ठीक, ITO था उसका नाम जो है ये बदला गया था 1948 के आसपास। ठीक, गैट से WTO बना था ये 1995 यानी 94 में हुआ था, लेकिन 95 में आपका पारित हुआ था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, गैट का गठन कब किन वर्षों में हुआ, तो ये आपका गलत प्रश्न है। लेकिन अब गैट का गठन यानी WTO बना तो हम क्या लगाएंगे इसमें, अब देखिए उत्तर इन्होंने क्या दिया है 1994। ठीक है, तो विकल्प के अनुसार आपको कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको विकल्प के अनुसार देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे गलत ये चीज़ें आप खुद ही सर्च करेंगे गैट का गठन तो आपको मिल जाएगा, या एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे ये है। अगला देखिए निम्न में से किसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपका व्यापार संतुलन है, व्यापार का परिणाम या संयोजन या फिर दिशा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो व्यापार संतुलन है, ठीक, इसको शामिल नहीं किया जाता। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही है, ब्रुसेल्स है, जकार्ता, मिन्स्क या वियना। तो ब्रुसेल्स जो है यूरोपीय यूनियन का यानी EU का जो है ये मुख्यालय ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। और अगला यहाँ पे दिया है कि निम्न में से निम्नलिखित देशों में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है, तो जनसंख्या दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है, इंडोनेशिया, USA, ब्राज़ील और बांग्लादेश। तो इन सब में जो है सबसे बड़ा आपका USA हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया मानव विकास के बारे में कि मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में से किसके साथ ILO संबंधित है। ठीक है, मानव विकास उपागम में ILO किसके साथ है तो यहाँ पे दिया आधारभूत आवश्यकता उपागम या कल्याण उपागम, आय उपागम या क्षमता उपागम। तो जो ILO है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या है ये ILO, ये आधारभूत आवश्यकता उपागम से संबंधित है। और निम्न में से कौन सा नौसेना पत्तन है, कोच्चि है, रोटरडम है, कोपेनहेगन है, ट्रिपोली है। तो नौसेना का जो पत्तन है आप देखते हैं कोच्चि से ही कई जहाज़ों का जलावतरण होता है, INS कोच्चि भी है। तो इसमें राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे है कि ग्रामीण बस्तियों की विशेषता कौन सी नहीं है। ग्रामीण बस्तियां क्या सामान्य आकार में बड़े होते हैं,
या भूमि से इनका निकट जुड़ाव होता है, या प्राथमिक गतिविधियों प्रधानता इसमें होती है, या तुलनात्मक रूप से यहाँ पे कम जनघनत्व होता है। ठीक है, तो इसमें क्या विशेषता नहीं है। तो ये जो आपका ग्रामीण बस्तियाँ सामान्यतः आकार में बड़े, भूमि इसके निकट से जुड़ा होता है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है भाई, ठीक, तभी तो ग्रामीण में आएंगे, और कम जनघनत्व होता है। ठीक है, तो इसमें ये आपका ये सही नहीं है। जो गांव झील के चारों ओर विकसित होता है, ये झील हो गया, इसके चारों ओर विकसित होगा, उसे क्या बोला जाएगा? तारा समान, आयता समान, रैखिक या वृत्ताकार। ये देखिए ये भी हमने कराया ही है, ये भी हुआ है। तो टोटल इसमें अभी तक देखिए 40 प्रश्नों में कम से कम 25 प्रश्न जो है ये तो आपको हुबहू मिल जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो 30 से एबव प्रश्न आपका आसानी से है, और एनसीईआरटी में तो सब है। भारत में प्रथम जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुई है? देखिए भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 में हुई, लेकिन जो रेगुलर चालू हुई 1881 में हुई, 10 सालों के अंतराल पे। तो यहाँ पे प्रथम पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1872। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व किसमें है? ठीक, सर्वाधिक जनघनत्व किसमें है? तो आपका इसमें 1106 समथिंग है, ये आपका जो है बिहार में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है ये बिहार में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 42 के बाद 43 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व जो है किस में है? तो सबसे कम जनघनत्व आपका किस में है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये आप जानते हैं। नेगेटिव के आसपास यहाँ पे है, या आप यहाँ कह सकते हैं इसमें 17 लोग जो है 1 किलोमीटर पे हैं लगभग। ठीक है, आगे कायिक घनत्व की गणना के बारे में देखिए। ये जो घनत्व है कायिक घनत्व हो गया, और इसमें आपका जो जन घनत्व होता है, ठीक, सभी के आप फार्मूले को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है। कायिक घनत्व क्या होता है? कायिक घनत्व में जो टोटल पॉपुलेशन होती है, टोटल जो एग्रीकल्चर एरिया है। तो इसमें देखिए विकल्प आपका कुल जनसंख्या कुल भू क्षेत्र, या फिर कुल जनसंख्या निवल कृषि, या कुल कृषि निवल कृषि क्षेत्र, जो नेट टोटल एरिया है, और ये कैसा एग्रीकल्चर वाला एरिया हो, तो ये आपका कायिक घनत्व में आता है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट किन कालखंडों में ये जाना जाता है? तो 1 से लेकर 21, या 21 से 51, या 51 से 81, या फिर 81 से आज तक। तो मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट रहा है पॉपुलेशन का वो आपका 51 से 81 के बीच रहा है। ठीक है, और स्पेसिफिक में आपका 71 से 81 रहेगा, या 61 से 81 वो और ज़्यादा उसमें ग्रोथ रेट हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक में, सामाजिक में, पर्यावरण में, या धार्मिक में? तो ये आपका सामाजिक अभियान है। भारतीय भाषाओं की दर्दी शाखा निम्नलिखित में से भाषा परिवार में से किसके अंतर्गत आती है? ये देखिए नया वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ऑस्ट्रिच में है, द्रविड़ में, या भारतीय यूरोपी में, या चीनी तिब्बत में। ठीक, तो ये भी आपका देखिए एनसीईआरटी में है ही भारतीय भाषाओं का। तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा भारतीय और यूरोपी के अंतर्गत ये आपका आएगा दर्दी शाखा। और विशाल श्रम शक्ति किसमें लगी हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो श्रम शक्तियाँ किन क्षेत्रों में काम कर रही हैं? प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आर्थिक रूप से सक्षम है, या सबसे ज़्यादा जो आर्थिक में योगदान करता है, वो द्वितीयक सेवा क्षेत्र। द्वितीयक आपका क्या उद्योग है, तृतीयक आपका सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र इसी का योगदान सबसे अधिक है, 50% से अधिक भी। ये आपका ये लगभग 17 से 21 के आसपास है। ठीक, ये आपका इंडस्ट्री हो जाता है, यानी उद्योग क्षेत्र। प्राथमिक वाला कृषि क्षेत्र, और चतुर्थ वाले में जो हाई लेवल की सोसाइटीज़ हैं, या हाई लेवल जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, वो आपका क्वाटनरी में आता है। निम्नलिखित में से प्रवास के कौन आर्थिक परिणाम है? प्रवास के कौन से आर्थिक परिणाम होते हैं? दिया है कि नगरीय जनसंख्या में योगदान इनका होता है, जो प्रवासी आएंगे तो जाहिर सी बात होता है, तो ये आपका आर्थिक में तो आएगा नहीं। उसके बाद है प्रवासियों द्वारा उनके मूल क्षेत्र में पैसा भेजना। ठीक,
आय और दक्षता, चयनित बाह्य प्रवास या प्रवासों से अनेक संस्कृतियों के लोगों का अंतर सम्मिश्रण है। तो ये भी है, ठीक, ये भी है। लेकिन आर्थिक परिणाम पूछा है, तो आर्थिक परिणाम ये होगा कि प्रवासियों द्वारा उनके मूल क्षेत्र में, जैसे भारत के लोग अमेरिका में कमा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, यहाँ से ये पैसा भेजेंगे। तो प्रवास का क्या है, ये आर्थिक परिणाम है, ठीक है। किसमें गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज किस राज्य में है? 2011 और 12 की बात चल रही है। बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ठीक है। तो किस में है ये? बिहार बीमारू को छोड़ दीजिए, अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी की प्रतिशतता है, लेकिन जनसंख्या आपका बिहार वाले में हो जाएगी सबसे गरीब। अगला है कि ब्रूंडलैंड कमीशन जो है, ये आपका सतत विकास पर आधारित जो कमीशन था, इसमें पूछ रहा है कि इसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ये कब प्रकाशित हुई थी? ये आपका 87 की है, और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, यूजीसी नेट वगैरह में तो कई बार आए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी विभिन्न इकाइयों में विखंडित है? ठीक है, तो कौन सी जो है ये अलग अलग इकाइयों में विखंडित है, या परिक्षिप्त बस्तियाँ, गुच्छित हैं, अर्धगुच्छित हैं, या पल्ली बस्तियाँ हैं? तो अलग अलग विखंडित रूप जो है ये कहाँ पे, जो पल्ली बस्तियाँ होती हैं, जैसे आप गांव में यदि आपने रहा होगा तो आप वहाँ पे देखते हैं कि पल्ली डाल डाल के लोग रह रहते हैं, पीले रंग के जो चादर या पॉलीथीन डाल के, तो वही आपका उसी प्रकार की यहाँ पे बस्तियाँ हैं। तो ये अलग अलग खंडों में विखंडित होती हैं, ठीक है। अगला दिया है कि नगरों में से कौन सा परिवहन नगर के रूप में है? तो परिवहन नगर में देखिए जमशेदपुर है, ये आपका उद्योग नगर में आ जाएगा, सतना है, विशाखापट्टनम, अंकलेश्वर है। तो विशाखापट्टनम जो है ये परिवहन नगर है, ठीक है। आगे देखिए, ऊर्ध्वाधर हवा की गति जिसे डोलड्रम के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित पट्टियों में से किस में पाया जाता है? देखिए, ऊर्ध्वाधर हवा की गति डोलड्रम नहीं बल्कि शांत क्षेत्र को डोलड्रम बोला जाता है। तो ये आपका कह रहा है कि किस में पाया जाता है, ये पट्टियाँ किस में पाई जाती हैं? भूमध्य रेखा के पास, कर्क वृत्त या मकर के, या मध्य अक्षांशी। तो जो डोलड्रम है ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक, यानी इक्वेटर के आसपास ये 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेटर के पास हो जाएगा, क्लियर हुआ। आगे देखिए, वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस में जो है मौसमी बदलाव देखे जाते हैं? बहिर्मंडल में, मध्यमंडल में, समताप में, या क्षोभ मंडल में? तो सर्वाधिक जो मौसमी बदलाव देखे जाते हैं किस मंडल में आते हैं? ये आपका क्षोभ मंडल में ही आते हैं। और सब मौसमी बदलाव चाहे बादल हो, वर्षा हो, ठीक, क्षोभ मंडल में है। किसमें सबसे बड़ी संख्या में खाइयाँ हैं? ठीक, जो ट्रेंचेज हैं वो किस सागर में सबसे ज़्यादा हैं? ठीक, तो ये आपका पैसिफिक में लगभग आई थिंक 54 के आसपास होंगे या उससे भी अधिक। ये देखिए हमने आपको कराया है ये पूरा ट्रेंचेज को, तो आप अलग अलग देख लीजिएगा, उसमें ओशनोग्राफी में ये हुआ है, समुद्र विज्ञान में पूरा हमने कराया भी है ये पूरा टोटल। और ये तो आसान है, क्षोभ मंडल का ये, ठीक, एनसीईआरटी में तो है ही, ये हमने भी कराया पूरा। निम्नलिखित ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व किसका है? ठीक है, घनत्व किसका है सर्वाधिक? बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है, मंगल है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व जो आपका है ये पृथ्वी का है। और निम्नलिखित पत्तन में से किसको भारी मात्रा में पेट्रोल और पेट्रोलियम उर्वरकों से प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, अभी भी है, ठीक है। मुंबई, कांडला, कोलकाता, इंदौर। तो कांडला जो बंदरगाह है, ठीक, ये ज्वारी बंदरगाह है, इस पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल, उर्वरक या पेट्रोलियम पदार्थ इन्हीं का जो है यहाँ से आयात निर्यात किया जाता है। अगला देखिए, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो जो जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं यहाँ पे देखिए जीवाश्म ईंधन है, वाहित मल निपटान है, मोटर वाहन है, औद्योगिक अपशिष्ट है। तो जो मेन सोर्स क्या है जल प्रदूषण का? ये वाहित मल निपटान है, ठीक है। 2 स्थानों में से कौन पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 अंतिम छोर हैं? ध्यान रखिएगा, अब आपका यहाँ पे गलियारा भी आ गया है, आर्थिक गलियारे। सिलचर राजकोट, सिलचर पोरबंदर, गुवाहाटी पोरबंदर, गुवाहाटी राजकोट, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 अंतिम छोर कौन से हैं? तो ये आपके जो है सिलचर और पोरबंदर हैं, सिलचर और पोरबंदर हैं। यहाँ से आप देखिएगा, ठीक, यहाँ पे आपका सिलचर और यहाँ पे आपका पोरबंदर बंदरगाह जो है,
ठीक है। ये पूर्व पश्चिम वाले गलियारे उत्तर दक्षिण के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो महाद्वीपीय मग्न तट में भारी मात्रा में परतदार निक्षेप होता है मग्न तट पे या महाखड्ड और खाइयाँ पाई जाती हैं। मग्न तट पे नहीं बल्कि मग्न ढाल पे खाइयाँ रहेंगी। ठीक है। सपाट और चिकनी गहरी सतह होगी या फिर जो है अगला है यहाँ पे कि महासागरीय निमग्न तट की जो विशेषताएं कौन सी हैं। भारी मात्रा में यहाँ पे परतदार निक्षेप होता है और महाखड्ड और खाइयाँ, ये आपका देखिए ये मग्न तट हो गया, ये मग्न ढाल है। ठीक, मग्न तट मग्न ढाल हो गया। यहाँ पे आपका गंभीर सागरीय मैदान होता है, यहाँ पे आपका गुहेट वगैरह होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे महाद्वीपीय निमग्न तट की जो विशेषताओं में आपका हम बात कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे देखिए परतदार निक्षेप हो गया। महाखड्ड और खाइयाँ ये स्लोप पे पाई जाती हैं। सपाट और चिकनी गहरी सतह यहाँ पे स्लोप पे हो जाएगी। उसके बाद देखिए सपाट सतह के साथ छोटी पहाड़ियाँ, तो ये आपका गुहेट वगैरह जो है ये आपका गंभीर सागरीय मैदानों के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसमें जो आपका निमग्न तट होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और डीप सी प्लेन होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही आपका जो है ये परतदार निक्षेप पाए जाते हैं, क्योंकि तटीय निक्षेप जो होते हैं वो वहाँ पे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। इधर आपका स्लोप होता है और ये आपका डीप सी प्लेन होता है। डीप सी प्लेन में ही आपका गुहेट होते हैं, कटक होते हैं। ठीक है। यहाँ पे टेंचेज भी पाए जाते हैं, यानी गर्त पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें कराई गई हैं आपको पूरा। तो ये भारी मात्रा में परतदार निक्षेप निमग्न तट पे होते हैं, निमग्न तट या मग्न तट कहेंगे। अगला है कि एक समुद्री तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। तरंग ऊंचाई, तरंग विस्तार, तरंग अवधि या तरंग शिखर या तरंग गर्त। ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर समुद्री जो तरंग है ऊपर उठेगी तो क्या बोला जाए, तरंग शिखर बोला जाए, नीचे आपका गर्त कहा जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तरंग शिखर और गर्त कहा जाएगा। 62 का जो आपका फोर्थ राइट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि जैव विविधता के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं है। तो यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है कि बायोडाइवर्सिटी की जो स्टडी की जाती है वो इसमें कौन से के अंतर्गत नहीं होती है। विकल्प में दिया है कि भौतिक विविधता में, आनुवांशिक विविधता में, प्रजाति विविधता में या पारितंत्रीय विविधता में। तो बायोडाइवर्सिटी के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स यहाँ पे आपके यही हैं कि आनुवांशिक, प्रजाति और पारितंत्रीय। ठीक है। और ये जो आपका भौतिक विविधता दिया ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका यही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर किसी भी भूभाग का सही आकृति दर्शाया जाता है। ठीक है। किस प्रक्षेप पर किसी भूभाग की सही आकृति दिखाया जाएगा, मर्केटर पे या फिर नोमोनिया की एस्टेरियोग्राफिक या बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप पे। देखिए प्रक्षेप भी हमने कराया पूरा। ठीक है। और एनसीईआरटी में भी आपका मिल ही जाएगा, लेकिन प्रक्षेप की वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे जाके, आप उसमें जो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के वीडियो है उसमें देखेंगे, उसमें है पूरा। तो इसमें दिया गया है कि भूभाग का सही आकृति किस प्रक्षेप पे मिलेगा, तो ये आपका मर्केटर पे ही मिल जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर ध्रुवों को नहीं दर्शाया जाता है। तो ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता है, कौन सा प्रक्षेप है, मर्केटर है, शंकु आकार है या बेलनाकार है या बेलनाकार समक्षेत्रफल है। ठीक। तो मर्केटर पे आपका ये ध्रुवों को, पोल्स को शो नहीं किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पूर्वी छोर पर 97 डिग्री जो आपका ईस्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि सुबह के 5 बज रहे हों, और पश्चिमी छोर पर जो 67 डिग्री जो है ईस्ट पे है। ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे दे रहा है कि 5 बज रहा है 97 पे और 67 पे आपका कितने बजेगा, ये आपका यहाँ से पूछ रहा है। और कौन सा छोर ये दिखा रहा है, पश्चिम वाला। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है भारत में ही पूछ रहा है। यदि आप भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा मैप आपका रफली समझाने के लिए बन रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि 97 डिग्री, ये आपका देखिए भारत के पूर्वी छोर पर, पूर्वी पे मान लीजिए यहाँ पे 97 समथिंग ये आपका होता ही है, 97 पे यहाँ पे 5 बज रहे हों, तो पश्चिमी छोर यहाँ पे यदि 67 डिग्री की बात कर रहा है, यहाँ पे कितने बजे सूर्योदय होगा। ठीक, इनके बीच अंतराल समझिए कितना हुआ, 97 और 67 अंतराल कितना हुआ, 30 डिग्री का। ठीक है, कितने का हुआ, 30 डिग्री का अंतराल यहाँ पे हुआ। और 30 डिग्री अंतराल यानी 1 डिग्री अंतराल पे यहाँ पे आप आएंगे तो 1 डिग्री यहाँ पे जो देशांतर, ये टोटल देशांतर रेखाएं के बारे में दिखाया गया 97 और 67। ठीक, तो एक देशांतर इन दोनों के बीच जो है 4 मिनट का अंतराल होता है। तो 30 से इधर आएंगे आप, कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। तो 67 पे कितने बजे ये दिखेगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो यहाँ पे आपका 7 बजे दिखेगा सूर्योदय, और यहाँ पे आपका 5 बजे सूर्योदय होगा। तो 5 2 7, ठीक है। तो ये आपका 7:0 राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए जो अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। देखिए आंतरिक संरचना में पहला टॉपिक हमने यही बताया था आपको, प्रत्यक्ष स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ज्वालामुखी है, भूपर्पटी में प्रवेदन है, खनन है, भूकंपी तरंगे। ज्वालामुखी के मतलब कि वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। आपके सामने जो मैग्मा लावा ये सब दिखता है। भूपर्पटी में यदि प्रवेद किया जाए तो भी क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। आप खुदाई करेंगे तो आपके सामने ही तो दिखेगा। लेकिन जो भूकंपी तरंगे हैं, चाहे SP और L, ठीक है, ये तरंगे क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि भैया ये जैसे L क्या है, ये सरफेस वेव कही जाती है। ठीक है, परपटी पे ही चलती है, उससे नीचे नहीं जा पाती है। S जो है परपटी के नीचे जाती है, लेकिन ये आपका जो लिक्विड वाला फेज़ है उसमें S आपका नहीं जा पाती है। P अपना सभी में जाती है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, यदि मान लीजिए P जो नीचे से वेव आ रही है वो आ रही है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि भाई नीचे वाली चट्टान कैसी है। तो ये क्या हो गया, ये आपका अप्रत्यक्ष सोर्स हो गया, क्योंकि वहाँ पे हम देख नहीं रहे हैं बल्कि एक अनुमान लगा रहे हैं इन तरंगों के द्वारा। क्लियर हुआ। आगे देखिए, दिया है कि कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है। इसमें देखिए जितने प्रश्न पूछे गए आप मैक्सिमम कर ले जाएंगे। तो जोवियन ग्रह और टेरेस्ट्रियल ग्रह, 2 टाइप के आपने प्लैनेट पढ़ा होगा। ठीक, ये मान लीजिए सन हो गया आपका, सूर्य, और यहाँ से आपका जैसे 4 ग्रह इधर हो गए, 4 इधर हो गए, और इनके बीच आपका एस्टेरॉयड होता है। तो जो इधर वाले हैं ये जोवियन कहलाते हैं, जोवियन ग्रह। ये वाले क्या हैं, ये पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं, या इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ये जोवियन प्लैनेट होते हैं। तो इसमें 4 कौन से हैं, ये बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी हो गया। इधर आपका बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक है, अब विकल्प में देखते हैं। जोवियन ग्रह बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि। शनि आपका क्या हो जाएगा, जोवियन हो जाएगा। ये तीनों क्या हैं, ये पार्थिव हैं। ये भी कराया गया और NCERT में आपका है ही। ये आसान से प्रश्न है। कहाँ पर भूपर्पटी में सबसे गहरी खुदाई की गई है। ठीक है, भूपर्पटी में सबसे गहरी खुदाई कहाँ पे की गई है, कोला आर्कटिक महासागर, ओल्डेड बाल्टिक में, रीगा की खाड़ी में, या फिर एम्स्टर्डम ब्रिटिश चैनल में। ठीक है, तो एक तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में जो यहाँ पे की गई है, लेकिन इसके अलावा आर्कटिक महासागर में जो कोला एरिया है यहाँ पे सबसे गहरी खुदाई की गई। NCERT देखिएगा। ठीक है, और ये जो लेक्चर हमने आपका 15 लेक्चर टोटल कराए हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में, उसमें भी आप देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले लेक्चर में ये मिल जाएगा। अगला है कि कौन सी बहिर्वेदी स्थलाकृति है। अब स्थलाकृतियों की बात आ गई है। ठीक है, स्टैलेक्टाइट है, स्टैलेग्माइट है, क्रेटर है, स्तंभ है। तो हमने कल आपको बताया था स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट क्या बोलते हैं, ये धरातल के नीचे बनते हैं, यानी भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति हैं। स्टैलेक्टाइट हो गया, स्टैलेग्माइट हो गया, दोनों मिल जाएंगे, स्तंभ बन जाएंगे। तो ये तीनों आपका हो गया। ठीक, क्रेटर जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी के उद्गार से ये आपका क्रेटर मान लीजिए बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो गड्ढा बन जाता है उद्गार के फलस्वरूप, तो वो आपका क्रेटर होता है। और
उसमें जो है जब पानी वानी भर जाता है वर्षा के बाद जो है क्रेटर झील हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। एस्कर मैदान किसके द्वारा निर्मित होता है? चलिए, कल आपका ये हुआ था हिमनद वाला और आपका वायुगुण प्रक्रम, ये रीड स्थलाकृतियाँ कल हमने कराया था। एस्कर जो है किससे निर्मित है? ये आपका जल से है, काष्ठ से, हिमानी से है, सागरी तरंग होता है। किससे है? हिमानी से है। और आप कमेंट में बताएंगे एस्कर जो है किस प्रकार की स्थलाकृति है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या फिर इरोजनल है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका पृथ्वी की निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी सबसे कम सूर्य तापमान प्राप्त करती है? उपध्रुवी पेटी, शीतोष्ण, उपोष्ण या फिर उष्ण। तो ये देखिए आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य यानी कि जो सूर्य तप है, धूप कहाँ पे कम पहुँच पाती है? ध्रुवों पर ना, इसीलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा होता है। अगला देखिए, हरिकेन नाम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में आते हैं? तो हरिकेन आपका अमेरिका के जो पूर्वी तटीय वाला एरिया है वहाँ पे जो तूफान आते हैं, या आपका मैक्सिको के आसपास जो तूफान आते हैं, क्या कहा जाता है? हरिकेन है। तो ये किस महासागर में आएगा? ये आपका अटलांटिक में आता है। किस में आएगा? अटलांटिक महासागर में। हरिकेन के नाम पे हरिकेन गोंजालो है, जो आपका आईएएस में पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, और यहाँ देखिए निम्नलिखित लवणताओं में से कौन सा ग्रेट साल्ट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ग्रेट साल्ट लेक 330 किसकी है? लेक वान की है। ठीक है, और ग्रेट साल्ट लेक जो है ये आपका जो है साल्ट लेक की 220 के आसपास है। ठीक है, राइट आंसर इसमें 3 वाला हो जाएगा। हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम पाया जाता है? तो हिमालय में जब आप नीचे की ओर आएंगे, ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? भाबर, फिर तराई में आप आ जाएंगे, तराई के बाद बांगर आता है, फिर आपका खादर आता है। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये है भाबर। भाबर में क्या होती हैं? जो नदियाँ हैं ये छुप जाती हैं। छुप इसलिए जाती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ये बोल्डर वगैरह होते हैं, तो इसमें इनका जल जो है ऊपर दिखाई नहीं देता, बल्कि वो तराई वाले एरिया में आके प्रकट होती हैं कि भैया यहाँ पे नदी भी बह रही है। ठीक है, फिर खादर और बांगर ये वाला एरिया आता है, यानी पुरानी जो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें गर्म और शुष्क पवनों को लू कहा जाता है? लू आपकी कहाँ चलती है? उत्तर भारत में। तो यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, सिक्किम उक्किम में, वहाँ कहाँ लू चलती है? छोटा नागपुर पठार, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का मैदान। ठीक है, उत्तर भारत। अप्रैल से आपका लू यहाँ पे चलने लगता है। किसमें वर्षा छाया क्षेत्र पाया जाता है? पश्चिमी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पूर्व में, या अरावली के पूर्व में, सतपुड़ा के पूर्व में। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट पहाड़ियाँ होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर की मानसून की शाखा आई, यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है, ऊंची ऊंची है, और इससे ये टकराई यहाँ पे वर्षा की। यहाँ पे पुणे उड़े वाला जो एरिया है ये क्या होता है? ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे, तो इससे ये आपका मानसून आया, यहाँ टकराया, इसका संघनन हुआ, यहाँ पे वर्षा हो गई। अब थोड़ा बहुत जो बचा है ये इधर जाएगा। ठीक, लेकिन ये उतना संघनित हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे और कोई पहाड़ पठार है नहीं, और ना तो इसमें आर्द्रता बची रहती है, इसलिए ये क्या हो जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट के पूर्व में। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो समतापी रेखा हो गई। समान दाब वाले समदाबी, समान उच्चावच समोच्च, समान वर्षा वाले समवर्षी। ठीक है, 78 आपका हो चुका है, 2 प्रश्न और बचे हैं। चलिए, 2 ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छवि के प्रतिबिंब निर्वचन का तत्व नहीं है? यानी फोटो के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि फोटो में आभा होती है, रंग होता है, भाई सही है, फोटो का गठन भी होता है, आकार भी होता है, लेकिन फोटो के लैंडफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक, फोटो में भू आकृति नहीं होती है।
किसी एक राज्य के विभिन्न खंडों की साक्षरता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दिखाया जा सकता है। यानी साक्षरता को किससे जो है सर्वोत्तम ढंग से दिखाया जा सकता है। छाया विधि से, सम्मान रेखा विधि, बिंदुकित से या दंडारेख से। तो जो छाया विधि है इससे साक्षरता को बहुत स्पष्ट रूप में या सर्वोत्तम ढंग से दिखाया जा सकता है। तो फाइनली ये आपका 80 प्रश्न हो चुका है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टोटल जो NBS PGT में 80 प्रश्न आए थे, 80 के 80 प्रश्न आपके NCERT से। ठीक, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपके NCERT 11th 12th से ही हैं। ठीक, PGT का है इसलिए इसी से हैं। यदि आपका TGT होता तो TGT में आपका जो प्रश्न होते वो 9th 10th से पूछे गए होते, लेकिन प्रश्न है तो इसी से, लेकिन आप विकल्प देखेंगे ढंग का बनाया गया है। और इसमें 11th 12th की आपकी प्रैक्टिकल को भी इसमें शामिल किया गया, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को भी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। यदि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगे कि आपके लिए यहाँ पे मेहनत किया गया हो, तो निश्चित तौर पे आप अपने मित्रों तक शेयर करिए इसको और उनको रिकमेंड करिए। आगे हम लोग NCERT की लाइव क्लासेज यहाँ पे देखते ही हैं, और जो पेड बैच चल रहा है, पेड बैच में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि पेड बैच में आपको जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, उसका वीडियो में एक्सप्लेनेशन हुआ रहेगा और साथ ही साथ टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक, और उन टेस्टों में आप देखेंगे इस जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए इनसे बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न उसमें रहते हैं। ठीक, या आप प्रीवियस ईयर में जाके देखिएगा, या आप इस पर व्हाट्सअप करके यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डेमो भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आप यदि सेटिस्फाइड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन है इतना ही हम लोग देखेंगे इसमें, और किसी भी प्रश्न में कोई आपको दिक्कत हो तो एक बार आप NCERT देख लीजिएगा, उसके बाद फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, यदि आपको ना मिल रहा हो तब, और NCERT आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा ही, क्योंकि आगे हम लोग NCERT ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।